हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू थ्योरीज। अभी जो रदरफोर्ड्स की एटॉमिक थ्योरी और बोहर की एटॉमिक थ्योरी थी, इनमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं पहले पॉइंट पर। अगर हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था वो बेस करता था क्लासिकल थ्योरी पे। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लासिकल थ्योरी के बारे में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा अगेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि देखें, जब साइंटिस्ट डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं या डिस्कवरीज़ कर रहे होते हैं, तब वो किसी चीज़ के मुतल्लिक एक हाइपोथेसिस पेश करते हैं। ठीक है, एक मफरूज़ा पेश करते हैं कि फ़र्ज़ करें ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, तो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो चीज़ अगर सच साबित होती है, वो हाइपोथेसिस, वो मफरूज़ा अगर सच साबित होता है तो फिर उसको क्या नाम दे दिया जाता है, थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो क्लासिकल थ्योरी है ये बेसिकली हम लोग डील करते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स में। अब क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड पार्टिकल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम लोग डील करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को, थर्मोडायनामिक्स को एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को। अब मैकेनिक्स क्या होती है? बेसिकली फ़िज़िक्स की ही की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड पार्टिकल्स, जिसमें फ्लूइड और पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफ़र। टेम्परेचर और हीट ट्रांसफ़र की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में। तो ओवरऑल ये जो ब्रांचेज़ हैं ये बेसिकली क्लासिकल फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की, तो बोहर एटॉमिक थ्योरी बेस करती थी क्वांटम थ्योरी पे। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स इज़ ए फंडामेंटल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी इन फिज़िक्स दैट प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचर एट द स्केल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मीन्स के आप लोग स्टडी करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल तक। मीन्स के आप माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी बोलते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। फिर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, सेकंड डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बोहर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। अब देखें, रदरफोर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं वो फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं। उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो उसको तो न्यूक्लियस में आकर गिर जाना चाहिए और एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर बाद में बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन फिक्स एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है। ये एटम का सेंटर हो गया न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल हो गया एटम का,
जिसको आप n इज़ इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकंड शेल हो गया जिसको आप n इज़ इक्वल टू 2 से रिप्रेजेंट करते हैं या L शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n इज़ इक्वल टू 3 हो गया थर्ड शेल, या जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखें कोई इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी क्या करता है, लूज़ करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेगा वो हायर ऑर्बिट में नहीं रह सकेगा, वो लोअर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। इसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तब वो क्या करेगा, वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा जब एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, सो जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की वो जंप कर गया फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, और जब उसने एनर्जी लूज़ की वो जंप कर गया फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। अच्छा, अब जैसे थर्ड पॉइंट में बता रहा है वो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो थी उसमें अगर हम देखें थर्ड पॉइंट तो वो कह रहा है नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। रदरफोर्ड ने इस तरह के फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स का आइडिया नहीं दिया था, जबकि बोहर ने क्या किया, ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम। हर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बॉडी लीनियरली मूव कर रही है, सीधा सीधा मूव कर रही है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, mv के। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर रेडियस भी साथ आप मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो एंगुलर मोमेंटम जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल L से, वो किस चीज़ के इक्वल होता है, mv/r के इक्वल होता है। और ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से कि NH/2π। अब यहाँ पर जो ये स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स को। ठीक है, पहले शेल के लिए आप 1 रख देंगे यहाँ पर, दूसरे शेल के लिए 2 रख देंगे, तीसरे शेल के लिए 3 रख देंगे एंड अप टू सो ऑन। ये जो h होता है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 टाइम्स 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो कह रहा है कि एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखें रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो भाई उसको स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। अब ये स्पेक्ट्रम का आइडिया भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल से बता चुका हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। बेसिकली कलरिंग पैटर्न होता है, कलर पैटर्न होता है। ठीक है, 2 तरह का होता है, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन या लूज़ करता है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है, तो इस तरह से आपको स्पेक्ट्रम शो होता है। अब एटम का जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था। उससे क्या रिप्रेजेंट हुआ, उससे ये रिप्रेजेंट हुआ कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी गेन या लूज़ नहीं करता, बल्कि जैसे ही वो एनर्जी गेन करेगा वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, जैसे ही एनर्जी लूज़ करेगा वो लोअर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। बोहर के एटॉमिक मॉडल का 4th पॉइंट देख लेते हैं, एटम्स शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। अब बोहर ने ये बताया था कि एटम जो होता है उसको लाइन स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा होता। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम्स शुड कोलैप्स, एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो उसको एट द एंड न्यूक्लियस में आकर गिर जाना चाहिए और एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यही बोहर ने बताया कि एटम्स शुड एग्जिस्ट, एटम कायम रहता है, उसको कुछ नहीं होता, वो तबाह नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये तो थे 5 पॉइंट्स जिसमें आपने देखा डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।